सका अपनी सुस्ती की वजह से, वो बना देता हूँ आपका। वो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के बारे में बड़े क्वेश्चन पूछता है कि क्या यही वजह है डेवलपिंग कंट्रीज के सक्सेस होने की कि वो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ पे बेस करें। उसमें मैं क्वेश्चन आपको बना के भेजूंगा इंशाल्लाह। तो लेट्स स्टार्ट विद, मैंने नोट्स रखे हुए हैं यहाँ पे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पार्ट 1। इसके 3 पार्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला पार्ट है जी, इंडिकेटर्स ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स। अब आपको मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर करते हैं। आपसे पूछता हूँ मैं कि आपके ख्याल में क्या फ़र्क है इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में? इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही लिविंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो क्या फ़र्क है इन दोनों टर्म्स में? इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है? शाबाश, शाबाश। एनीबडी वांट्स टू ऐड समथिंग टू इट? देखो, इसको सिंपल अगर ह्यूमन लाइफ के हिसाब से मैं कहूँ, तो अगर आप सिर्फ अमीर होने को देखें तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ है। लेकिन अगर आप एक होलिस्टिक लाइफ को देखें कि अमीर भी है, पढ़ा लिखा भी है, हेल्थी भी है, उसके पास बड़े एंटरटेनमेंट की अपॉर्चुनिटीज हैं, बड़ा फ्री लाइफ गुजार रहा है, स्पिरिचुअली बड़ा सेटिस्फाइड है, तो वो डेवलप्ड है। फर्क आ गया दोनों बंदों का समझ? एक आदमी जिसके पास बहुत पैसे हैं, उसको हम, इकोनॉमिक ग्रोथ उसकी है, लेकिन क्या अगर उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, उसकी एजुकेशन नहीं है, उसके सुकून नहीं है लाइफ में, तो क्या वो डेवलप्ड है? नहीं। समझ रहे हो? तो ये कॉन्सेप्ट इसमें आता है। प्लीज लेट मी इन, किसी बच्चे ने कहा है, मैं जल्दी से चेक कर लूँ। मुजफ्फर एंड उम्मे कुलसूम। जी बच्चों, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं जी, यूनिट 8, यूनिट 9 सॉरी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पार्ट 1। अब मैं हल एक और बच्चा कोई आए हैं, यस, अब्दुल्ला बेग। ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट विद इट। इंडिकेटर ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स इस चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट है, जिसको हमने समझना है। पहले हम पढ़ चुके हैं कई दफ़ा। तो पहले एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट या लिविंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है? इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ मॉनेटरी वेलफेयर है, इंसान की मटेरियल वेलफेयर। एक कंट्री में अगर रियल जीडीपी पर हेड बढ़ रहा है, इसका मतलब है दे आर एक्सपीरियंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, they've got wide variety of choice of goods, probably a reasonably good infrastructure, इनकम ज़्यादा है तो वो ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं, तो काफ़ी कंफर्टेबल हैं। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट उससे बड़ा कॉन्सेप्ट है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स रेफर्स टू क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी उसमें हेल्थ भी होनी चाहिए, एजुकेशन में भी, वेल बीइंग भी, हैप्पीनेस भी। एक मोर डेवलप्ड सोसाइटी होनी चाहिए जिसमें क्राइम रेट कम से कम हो, एजुकेशन रेट ज़्यादा ज़्यादा हो, इन्फेंट मोर्टेलिटी कम हो। समझ रहे हैं? ये दोनों में फ़र्क आ रहा है। ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसमें ग्रोथ भी शामिल है, उसका एक छोटा सा पार्ट। और इकोनॉमिक ग्रोथ इटसेल्फ इज जस्ट द मटेरियल वेलफेयर, द राइज इन रियल जीडीपी। अब क्लियर हो गया दोनों कॉन्सेप्ट के डिफरेंस? तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लिविंग स्टैंडर्ड का मोस्ट कॉमन मेजर, जीडीपी। अब जीडीपी को डिफाइन कर लेते हैं, कई दफा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। कौन बच्चा डिफाइन करेगा? कर दें। शाबाश, शाबाश, बहुत अच्छे, परफेक्ट डेफिनेशन थी। क्योंकि रिकॉर्डिंग में आवाज नहीं आएगी, तो लेट मी डू इट अगेन। जीडीपी इज द टोटल output value in terms of money of all goods and services produced in a country over a year. अब जीडीपी को हम नेशनल इनकम मेजर्स, बाकी भी वही बात है, जीडीपी से हम जीएनपी बनाते हैं, फिर एनएनआई बनाते हैं, ये सारे क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं। ठीक है? अगर जीडीपी बढ़ रहा है, जीएनपी एक कंट्री का बढ़ रहा है, नेट नेशनल इनकम बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के सारे बेनिफिट्स उसको आएंगे। जैसे फिस्कल डिविडेंड, ये टर्म हमने पढ़ी है, इन टर्म्स के जब इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही होती है तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू टैक्सेस से ज़्यादा मिल रहा होता है, क्योंकि लोग जॉब्स पे हैं, फर्म्स एक्सपैंड कर रही हैं, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस मिल रहे हैं, लोग स्पेंड ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन जो
उनको स्पेंडिंग है ऑन अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स वो कम करनी पड़ रही है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट कम है, इनकम सपोर्ट स्कीम्स पे कम पैसा लगाना पड़ रहा है क्योंकि पॉवर्टी कम है। तो एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट का बजट सरप्लस में जाएगा, उसको वो लगा सकते हैं एजुकेशन पे, हेल्थ केयर के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो कंट्री में मजीद डेवलपमेंट आएगी। ठीक है, हाउएवर जीडीपी हैज मेनी वीकनेसेस एज ए मेजर ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने देखनी है कि क्या क्या जीडीपी की वीकनेसेस है। अपने पेन कॉपीज ले लो, थोड़ा सा शायद मैं ऐड करूं एक दो पॉइंट्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये दूसरा इंडिकेटर ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड है जी। इट इज अ कॉम्पोजिट मेजर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच इंक्लूड्स 1/3 हम वेटेज दे रहे हैं जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट परचेजिंग पावर पैरिटी, क्योंकि जीएनपी अब आपके कोर्स से निकल गया है। तो वैसे बता दूं आपको कि जीडीपी में जो पाकिस्तानी या बाहर के मुल्कों में रह रहे हैं वो पैसा अर्न करके ला रहे हैं वो ऐड करते हैं, और जो फॉरेनर्स यहाँ से पैसा लेके जा रहे हैं वो माइनस कर देते हैं, ये बन जाता है जीडीपी से जीएनपी। तो 1/3 हमने वेटेज दी जीएनपी एट परचेजिंग पावर पैरिटी। ये हम बाद में परचेजिंग पावर पैरिटी को डिस्कस करेंगे जरा नीचे आके। 1/3 वेटेज किसको दी जा रही है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी हेल्थ केयर को, दैट इज एवरेज इयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर अ 25-year-old पर्सन इन अ कंट्री एंड हिज स्कूल अटेंडेंस। अब देखो, मेरे तकरीबन 200 के करीब स्टूडेंट्स हैं, लेकिन मुश्किल से 16 स्टूडेंट्स उस वक्त क्लास में हैं। तो बाकी बज़ाहिर उनके ईयर्स ऑफ स्कूलिंग हो रहे हैं, लेकिन उनकी अटेंडेंस कम होने की वजह से डेवलपमेंट जरा कम है। ये कॉन्सेप्ट उनको इतना अच्छा समझ नहीं आएगा। गॉट इट? 1/3 हम दे रहे हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी को, यानी हाउ मेनी ईयर्स अ न्यू बॉर्न बेबी कैन एक्सपेक्ट टू लिव। आप एग्जाम्पल कोट कर सकते हो, युगांडा वगैरह में इट्स जस्ट 42 ईयर्स, जबकि जापान में 90 ईयर्स को भी एक्सीड कर रही है ये। सो जितना कंट्री में लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है उतना वो कंट्री डेवलप्ड है। इसको स्कोर कैसे करते हैं जी? 1/3 1/3 1/3 मिलके एक हुआ। इफ अ कंट्री स्कोर्स फुल 1 मींस HDI इसका जो है फुली डेवलप्ड कंट्री का है, और अगर जीरो हो, किसी कंट्री का जीरो नहीं होगा, इट इज फुली अंडर डेवलप्ड लाइक अ जंगल। तो अब समझ आ गया जी HDI, या कोई कंफ्यूजन? आगे भी रिपीट होगा। बेनिफिट्स क्या है इसके? इट्स अ मोर composite measure and shows better indication of development। आप इसको एक्सपैंड कर सकते हो। अगर HDI पे मेनली फोकस क्वेश्चन आए तो आप बताएं, बिकॉज इट लुक्स एट wider gamut of life, it looks at education, it looks at healthcare, it looks at how good the schooling level is, what is the level of attendance, it also looks at you know कितनी अच्छी हेल्थ केयर है, जिसकी वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी सारा कुछ जो है उस पर डिपेंड कर रहा है। तो ये आप एक्सप्लेन मजीद कर सकते हैं कि जीडीपी की तरह लिमिटेड स्कोप नहीं ले रहा, 1/3 वेटेज जीडीपी को भी दे रहा है, जीएनपी को भी दे रहा है, लेकिन दूसरे दो इंडिकेटर्स हेल्थ एंड एजुकेशन को भी लेके आ रहा है। लेकिन इसकी प्रॉब्लम्स क्या है? ये मोस्ट कॉमनली यूज नहीं है दुनिया भर में, अभी तक मोस्ट कॉमनली यूज्ड इज रियल जीडीपी पर हेड। इसके फिगर्स आपको इतने आसानी से नहीं मिलते, खैर ये बुकिश नॉलेज है, अब नेट पे अवेलेबल है सारे फिगर्स, बट आप स्टिल लिख सकते हो कि इसके फिगर्स आर नॉट एज इजीली एक्सेसिबल एज जीडीपी। कोई कंफ्यूजन जी? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, उसकी एनालिसिस भी हमने कर लिए, बेनिफिट्स प्रॉब्लम्स देख लिए। तीसरा है जी नेट इकोनॉमिक वेलफेयर या मेजरेबल इकोनॉमिक वेलफेयर। मेरे एक बड़े फेवरेट इकोनॉमिस्ट हैं सैमुअल नॉर्डहाउस फ्रॉम न्यूजीलैंड, उन्होंने ये डेवलप किया था। उनके कहने के मुताबिक वी डू नॉट नीड टू क्रिएट अदर इंडिकेटर्स ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स। खुद जीडीपी काफ़ी अच्छा है, तो उसको ही अगर हम एडजस्ट कर लें तो इट बिकम्स अ वेरी गुड मेजर ऑफ डेवलपमेंट एज वेल। दिस मेजर एडजस्ट जीडीपी टू बिकम अ बेटर मेजर ऑफ डेवलपमेंट। हम क्या करते हैं, जहां जीडीपी अंडरस्टेट कर रहे हैं लिविंग स्टैंडर्ड्स को, उस पॉइंट को ऐड कर देंगे, वो उतना पैसा ऐड कर देंगे वैल्यू बना के, और जहां ओवरस्टेट कर रहे हैं लिविंग स्टैंडर्ड्स को, वहां उसको कम कर देंगे ताकि वो बेहतर मेजर बन जाए, नेट इकोनॉमिक वेलफेयर बन जाए। वी एड द वैल्यू ऑफ हिडन इकोनॉमी। हिडन इकोनॉमी अभी आगे हम डिटेल में देखेंगे। उसकी वजह से लिविंग स्टैंडर्ड ज़्यादा होते हैं, लोगों के पास बड़ी चॉइस होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, उनके पास बहुत आसानी होती है लाइफ में, लेकिन जीडीपी उतना ज़्यादा नहीं होता, तो लगता है मुल्क की तरक्की इतनी नहीं है। तो गैस लगा के जितनी ड्रग्स से पैसा आ रहा है, जितना इलीगल एक्टिविटी, नॉन टैक्स पेड एक्टिविटीज़ का पैसा आ रहा है, वो सारा ऐड कर दो। और लेजर टाइम वगैरह जैसे है, अब जीडीपी कम हो जाएगा अगर लोग ज़्यादा देर लेजर लेंगे, लेकिन उनकी लिविंग स्टैंडर्ड तो अप हो जाएंगे ना। यहाँ जीडीपी अंडरस्टेट कर रहा है लिविंग स्टैंडर्ड को, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को, तो लेजर टाइम को इसमें ऐड कर दो। सब्ट्रैक्ट क्या करो? एक्सटर्नल कॉस्ट वगैरह को।
प्रोडक्शन ज़्यादा हुई, जीडीपी बढ़ा, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ कम होगी पोल्यूशन की वजह से, एक्सटर्नल कॉस्ट की वजह से, तो आप उनको वैल्यू, मनी वैल्यू लगा के ऐड कर दो। समझ आ गया मेरे बच्चों? कोई क्वेश्चन? अब ये क्यों अच्छा मेजर है? इट्स एन अटेम्प्ट टू इम्प्रूव द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड विच इज जीडीपी। लेकिन इसके प्रॉब्लम क्या है? डिफिकल्ट टू फाइंड फिगर्स, इसके फिगर्स वाकई बड़ी मुश्किल से मिलते हैं आपके नेट के ऊपर भी। साथ में इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ गेस वर्क। कितनी हिडन इकोनॉमी है, एक्सटर्नल कॉस्ट को क्या मॉनेटरी वैल्यू दे, पोल्यूशन को, कंजेशन को। थोड़ा सा इनएक्यूरेट और नॉर्मेटिव ओपिनियन बेस्ड मेजर है, तो इतना एक्यूरेसी इसकी नहीं है। बच्चों कोई क्वेश्चन ऑन न्यू म्यू? लगता है आप सबको आता है काफी है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, MPI, यूनाइटेड नेशंस ने मेजर डेवलप किया, और वो HDI की बेस पे बनाया हुआ है तकरीबन। इट्स अ मोर रीसेंट एंड मोर कॉम्पोजिट मेजर ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके अंदर 3 इंडिकेटर्स हैं जी। नंबर 1 लिविंग स्टैंडर्ड्स, फिर एजुकेशन और हेल्थ। अब जरा कैटेगरी देखें, लिविंग स्टैंडर्ड्स, एजुकेशन, हेल्थ। लिविंग स्टैंडर्ड के क्या इंडिकेटर इन्होंने रखे? कुकिंग, फ्यूल, सैनिटेशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, फ्लोर स्पेस, एसेट्स। यानी एक फैमिली के पास कुकिंग के यूटेंसिल्स किस तरह के हैं, वो लकड़ियां जला के कर रहे हैं या फिर अच्छे स्टोव्स एंड माइक्रोवेव्स हैं। फ्यूल इजीली अवेलेबल है, किस क्वालिटी का है शायद आपको पता है कि नहीं, लेकिन हमारा इवन जो ये प्रीमियम है ना, सुपर जिसको हम बोलते हैं, या ये अच्छा फ्यूल नहीं है, स्टिल नीड्स मोर प्योरिफिकेशन। हमारा जो हाई ऑक्टेन है बाहर की कंट्रीज का बेसिक फ्यूल के बराबर है। तो हम फ्यूल की क्वालिटी क्या है, उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है, सैनिटेशन, सफाई का निज़ाम। सॉरी, मतलब हमारे जो हाई ऑक्टेन है वो बाहर का स्टैंडर्ड है जी। या बाहर का जो उससे भी अच्छा वाला जो प्रीमियम क्वालिटी बहुत अच्छा है। अच्छा जी, को और बच्चा क्लास में आया है? राइट जी। उसके बाद हम इसमें देखते हैं सैनिटेशन, सफाई का क्या इंतजाम है। स्लम्स तो नहीं डेवलप हुए उस कंट्री में, यू नो ये जो गंदे नाले वगैरह हमारे बने होते हैं, कितना अच्छा इंतजाम है सैनिटेशन एंड पाइपिंग का, ये हमारे टॉयलेटरी का सब कुछ। फिर सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। फ्लोर स्पेस, एक आदमी के लिए कितना फ्लोर स्पेस है? अगर 6x8 है तो बिल्कुल ही वो कब्र में रह रहा है, लेकिन अगर 20x24 है तो बहुत ज़्यादा स्पेस है। एसेट्स ओनरशिप कितनी है? तो ये लिविंग स्टैंडर्ड के कुछ इंडिकेटर उन्होंने पकड़े। फिर एजुकेशन को जज किया, वही एग्जैक्ट HDI वाला। नंबर 1 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, नंबर 2 स्कूल अटेंडेंस, और 33% इसको वेट दे दिया, 33% दिया था लिविंग स्टैंडर्ड्स को। हेल्थ को मेजर करने के लिए चाइल्ड मोर्टेलिटी, कि कितने बच्चे ऑन एवरेज 5 साल की एज पहुंचने से पहले पहले फौत हो जाते हैं। नरिशमेंट, अंडरवेट चिल्ड्रन का हिसाब लगाना, इसको भी 1/3 हमने दे दिया। अब आपको थोड़ा सा नजर आ रहा होगा कि ये डेवलपमेंट से ज्यादा पॉवर्टी को जज कर रहा है। सो the 6 indicators of living standards are given a weighting of 33% each. Sorry, 6 indicators of living standard are giving 33% weightage. 2 indicators of education, yani years of schooling, school attendance, are given 33%, and 2 indicators of health, yani child mortality and nourishment, have been given 33% weightage. तो इसमें कैसे हम मालूम करें पॉवर्टी का लेवल? एक एग्जांपल देते हैं यूएन वाले कि a family is considered to be multidimensionally poor if they are deprived in at least 33% of the weighted indicators. इन सबको मिला के लिविंग स्टैंडर्ड, हेल्थ, एजुकेशन सबको मिला के अगर 133 1/3 में 33% में फैमिली लो स्कोर कर रही है, वो मल्टी डायमेंशनली पुअर है। ये ना उनके पास अच्छी एजुकेशन है, ना अच्छी हेल्थ है, ना ही अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं। तो बेसिकली इट मीन्स a family would be regarded as poor if it has lost a child and another child is there who is not attending school क्योंकि वो घर के लिए कमा रहे हैं। तो इट शोज, या वो अफोर्ड नहीं कर रहे उसको पढ़ाना, तो इट शोज कि वो एक मल्टी डायमेंशनली पुअर फैमिली है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बेसिकली डेवलपमेंट से ज़्यादा पॉवर्टी को फिगर आउट करता है। तो कंट्रीज कैन मेक द राइट डिसीजंस, फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन इन सम वेज ये डेवलपमेंट का इंडिकेटर भी है कि जितनी पॉवर्टी कम है आपके मुल्क में, उतने आप डेवलप्ड हैं। किसी बच्चे को MPI में मसला आया हो? ओके जी, तो 4 मेजर्स हमने कोर्स में पढ़े हैं। आपके कोर्स में यही 4 हैं।
इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जेन्युइन प्रोग्रेस इंडिकेटर। वो सॉरी, वो तो आगे क्वेश्चन है पूरा बेटे। हाँ, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया यहाँ तक। जीपीआई है जेन्युइन प्रोग्रेस इंडिकेटर, उसमें आप क्राइम रेट्स, रेट ऑफ अब्यूज, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, रिपोर्टेड केसेस ऑफ किडनैपिंग एंड स्टफ, इस तरह की चीजें भी कर रहे होते हो। तो वो बहुत ही वाइड इंडिकेटर्स भी अवेलेबल हैं ह्यूमन वेलफेयर को देखने के लिए। अब हम चलते हैं मेरा बेटा एक क्वेश्चन की फॉर्म में, और इसमें आज थोड़े डिफरेंट एंगल्स इस क्वेश्चन को करवाने को, क्या हो रहा है, डिफरेंट एंगल्स इस क्वेश्चन को करवाने की कोशिश करूंगा। पहले एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद इसके डिफरेंट एंगल्स देखते हैं। डिस्कस इफ जीडीपी, या वो कह दे कोई भी नेशनल इनकम मेजर, मसलन जीएनआई, जीएनपी, बात वही है, इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अब आपको जीडीपी ही कहेगा, जीएनपी जीएनआई उसने एएस में मूव कर दी है। 25 मार्क का क्वेश्चन था, हम 20 के हिसाब से सेम अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले हम जीडीपी के हक में कुछ बातें करते हैं। मैंने आपके नोट्स पे कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे, वही मैं रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले जीडीपी को डिफाइन करेंगे, इट्स द मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ओवर अ ईयर विद इन इट्स जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। अब हम बात करते हैं कि जीडीपी क्यों अच्छा मेजर है। अगर एक कंट्री का जीडीपी बढ़ रहा है तो उसको फिस्कल डिविडेंड आ रहा है, मसलन गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू ज्यादा मिल रहा है डायरेक्ट टैक्सेस से भी, क्योंकि लोगों के पास जॉब्स हैं, इनकम ज्यादा है, फर्म्स प्रॉफिटेबल है, इनकम ज्यादा है, तो गवर्नमेंट को इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, डायरेक्ट टैक्स से ज्यादा रेवेन्यू आएगा। साथ में लोग अमीर हो रहे हैं, वो स्पेंडिंग ज्यादा कर रहे हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू भी ज्यादा आएगा। जबकि उनको स्पेंडिंग कम करनी पड़ेगी अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स पे, क्योंकि लोग कम अनएम्प्लॉयड हैं। पॉवर्टी स्कीम्स नहीं देनी पड़ेंगी, इनकम सपोर्ट वगैरह, क्योंकि लोग गरीब कम है, ग्रोथ का पीरियड है। ये हो जाता है जी बजट सरप्लस। बट ये डिविडेंड नहीं है। फिस्कल डिविडेंड क्या है? इस सरप्लस को गवर्नमेंट कैसे यूज करती है? एजुकेशन पे स्पेंड करती है, बल्कि यूं समझ लो कि दो हिस्से कर लो ना। सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर पे स्पेंड करे। हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मसलन रोड्स, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, ड्राई पोर्ट्स, इन चीज़ों पे स्पेंड करे। एज ए रिजल्ट कंट्री में मजीद डेवलपमेंट आएगी एजुकेशन और हेल्थ केयर की वजह से। लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एब्सेंटीज्म कम होगा। हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, रोड्स वगैरह की वजह से, एयरपोर्ट्स एंड पोर्ट्स की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम होगी, तो वो कंट्री मजीद तरक्की करेगा। तो थोड़ा सा हमने, जी बेटे जी, हु इज दिस? एसन। बेटे जब इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही है, एसन मेरे सवाल का जवाब देते जाओ। जब इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही है तो लोगों की इनकम्स, एम्प्लॉयमेंट वगैरह पे क्या असर पड़ेगा? यस, जब इनकम्स बढ़ेंगी, जॉब ज्यादा होंगी, तो गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस से ज्यादा आएगा या कम आएगा? जब ज्यादा रेवेन्यू आएगा, एक तो इस तरफ से उनका बजट सरप्लस में गया, दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट कम होने की वजह से उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स कम देने पड़े, तो एज ए रिजल्ट उनका बजट हो गया सरप्लस। अब इस सरप्लस बजट को गवर्नमेंट यूज करे अगर एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, यानी सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, या रोड्स पे एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स बनाए, ड्राई पोर्ट्स बनाए, रेलवे लाइंस बनाए, उससे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट वगैरह कम होगी, तो हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी स्पेंड कर सकते हैं। दोनों तरीकों से कंट्री में मजीद तरक्की आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास सरप्लस बजट आ गया था जिसको उन्होंने फर्दर डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया। समझ आ गया? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अच्छा, ये मेरे को बच्चा आ रहा है, उनको एंटर कर दो। समथिंग इज रियली रॉन्ग विद माय लैपटॉप्स टच स्क्रीन। एक सेकंड। मेहदी, ओके। तो ये हो गया जी, मतलब एक पैराग्राफ आपने सिर्फ जीडीपी के हक में बोलना है कि लोगों की इनकम ज्यादा हो रही है, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो रही है, खुशहाली बढ़ रही है, फिस्कल डिविडेंड आएगा, गवर्नमेंट के पास टैक्सेस से पैसा ज्यादा आएगा, उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स कम देने पड़ेंगे, बजट सरप्लस हुआ, उन्होंने एजुकेशन, हेल्थ, रोड्स वगैरह पे स्पेंड किया, मजीद डेवलपमेंट हुई। बस एक पैराग्राफ जीडीपी के हक में। सब समझ गए क्वेश्चन का स्केच? क्योंकि मेनली हमने जीडीपी पे क्रिटिक करनी है कि अच्छा मेथड नहीं है, और वाकई नहीं है, सिर्फ ग्रोथ का अच्छा मेथड है, डेवलपमेंट का या लिविंग स्टैंडर्ड का अच्छा मेथड नहीं है। पहला मसला क्या है जीडीपी में जी? इट डज नॉट अकाउंट फॉर हिडन, इनफॉर्मल, शैडो या ग्रे इकोनॉमी। कौन बच्चा मुझे बताएगा ये क्या होती है हिडन इकोनॉमी, और क्यों जीडीपी यहाँ पे अच्छा मेजर नहीं है?
हम्म। इसके होने की वजह से जीडीपी क्यों अच्छा मेजर नहीं हो रहा? हाँ, लेकिन क्यों ये जीडीपी को वीक इंडिकेटर बनाते हैं लिविंग स्टैंडर्ड का? अभी तक उस बात का मुझे जवाब नहीं आया। ये चीज ये चीज ना, ये आंसर है, वेरी गुड, ठीक है। हाँ, रे अंडरस्टेट हो रही है, ये मैं पूछना चाह रहा था। आसान है, सामने लिखा हुआ है। दिस इज इलीगल और नॉन टैक्स डिक्लेयर्ड पार्ट ऑफ द इकोनॉमी, ईजी स्मगलिंग, नॉन कस्टम पेड कार्स, ब्लैक मार्केट्स, ड्रग ट्रेड। सो मेनी डेवलपिंग कंट्रीज हैव ह्यूज हिडन इकोनॉमीज जो कि जीडीपी में नजर नहीं आ रहे, ऑफिशियल ट्रेड में नहीं आ रहे, लेकिन उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स आर वेरी हाई। घरों में मेड्स हैं, बड़े अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड्स पे रह रहे हैं, बड़ी आला लाइफ है, लेकिन जीडीपी पर हेड उतना ऊपर नहीं जा रहा या नीचे जा रहा है। बज़ाहिर लगेगा लोग गरीब हैं, लेकिन असल में उनके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी। द लिविंग स्टैंडर्ड्स विल बी मच हायर देन व्हाट इज बीइंग शोन इन द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ जीडीपी। समझ आ गया बच्चों कैसे ये वीकनेस बन रहा है जीडीपी की? लिविंग स्टैंडर्ड्स हाई हैं, जीडीपी उनको अंडरस्टेट कर रहा है, कम बता रहा है। नेक्स्ट चीज, दो तीन चीजें और इसी तरह की जो जीडीपी में रिकॉर्ड नहीं होती। डू इट योर सेल्फ एक्टिविटी, अपने घर को खुद पेंट कर लो, अपनी गाड़ी को खुद ठीक कर लो। आपकी लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा बेहतर होएगा, लेकिन जीडीपी में वो सर्विस रिकॉर्ड नहीं होगी क्योंकि आपने खुद किया था। किसी थर्ड पार्टी को, किसी यू नो कार सर्विस प्रोफेशनल को या फिर पेंटर को नहीं इन्वॉल्व किया था, तो वो जो सर्विस की वैल्यू थी वो जीडीपी में नहीं आएगी। लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर होंगे, जीडीपी नीचे होगा, लिविंग स्टैंडर्ड्स को अंडरस्टेट करेगा। सबसिस्टेंस फार्मिंग, अफ्रीका वन थर्ड जो है खुद ही अपनी फूड ग्रो करता है और खा जाता है। इसको बोलते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग, व्हेन यू ग्रो फूड फॉर योर ओन कंजम्पशन। इस केस में भी लिविंग स्टैंडर्ड्स आर बेटर, उनके पास फ्रेश वेजिटेबल्स, हर्ब्स एंड फूड अवेलेबल है, लेकिन क्योंकि वो किसी मंडी में बिकी नहीं, खरीदी नहीं गई, जीडीपी का हिस्सा नहीं बढ़ा बना, तो उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स ऊपर हैं कंपेयर टू द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज शोन थ्रू जीडीपी। नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ भी ऐसी हैं। कई प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ औरतें हमारे मुल्कों में करती हैं, दूर दूर से पानी भर के लाती हैं अपने हस्बैंड्स की, हार्वेस्टिंग और सोइंग के टाइम पे मदद कर रहे होते हैं। वो सारी प्रोडक्टिव सर्विसेज का कोई पेरोल नहीं है, जीडीपी में इसका कोई जिक्र नहीं है, तो लिविंग स्टैंडर्ड्स आर बेटर देन व्हाट जीडीपी इज शोइंग। तो पहले ये जो ए बी सी डी पॉइंट्स हैं, इन सब में जीडीपी क्या क्या नहीं कैलकुलेट कर पाता, और उसके से लिविंग स्टैंडर्ड्स नीचे नजर आते हैं कंपेयर टू व्हाट दे एक्चुअली आर। हिडन इकोनॉमी, सबसिस्टेंस फार्मिंग, डू इट योरसेल्फ एक्टिविटीज, नॉन मार्केट एक्टिविटीज। किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो यहाँ पे? नेक्स्ट वन इज अगेन वेरी सिंपल। जीडीपी बढ़ रहा है, जीडीपी पर हेड बढ़ रहा है, लेकिन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अनफेयर है। देर आर ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज। एवरेज इनकम बेशक बढ़ रही है मुल्क की, लेकिन क्यों? चंद अमीरों के पास ज्यादा पैसा आ गया। तो नाउ जीडीपी इज नॉट पेंटिंग ए ट्रू पिक्चर ऑफ ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड्स। चंद लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ रहे हैं, बाकियों के वैसे ही हैं। जीडीपी कह रहा है सबके लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ रहे हैं, तो यहाँ भी जीडीपी लिविंग स्टैंडर्ड्स को सही कैलकुलेट नहीं कर पा रहा। जिनकी इनकम एवरेज इनकम से ज्यादा बढ़ रही है, उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स को लो शो कर रहा है। जिनकी इनकम कम बढ़ रही है एवरेज इनकम से नेशनल, उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स को अंडरस्टेट कर रहा है, क्लियर ओवरस्टेट कर रहा है। समझ आ गई बात? ओके, लेट्स मूव ऑन। इस क्वेश्चन को तो मैं कहता हूँ लिख के कर लीजिएगा, बहुत आता होता है ये। फिर जी, नंबर 3, कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। अगर एक कंट्री की गवर्नमेंट F-16 बना रही है, मिलिट्री वॉरहेड्स बना रही है, न्यूक्लियर वेपन्स बना रही है, तो लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव नहीं होंगे, लेकिन जीडीपी बड़ी स्पीड में बढ़ेगा, बिकॉज दीज मिलिट्री इक्विपमेंट्स आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। इनकी आउटपुट की वैल्यू जब जीडीपी में जाएगी तो जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ेगा, लेकिन अवाम के हालात इंप्रूव नहीं होंगे। वो कब इंप्रूव होंगे? जब कंज्यूमर गुड्स बनाई गई। समझ आ गई बात कि जीडीपी किन चीजों पे मुश्तमिल था? दैट विल डिटरमिन वेदर लिविंग स्टैंडर्ड्स आर राइजिंग और नॉट। इसी तरह अगर एक कंट्री गवर्नमेंट फ्यूचर ग्रोथ के लिए अपने रिसोर्सेज को कंज्यूमर गुड्स से हटा के अपने पीपीसी पे कैपिटल गुड्स पे लगाती है, वक्ती तौर पे लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड गिरेंगे क्योंकि कंज्यूमर गुड्स कम बन रही हैं, लेकिन जीडीपी बड़ी तेजी से बढ़ेगा क्योंकि कैपिटल गुड्स, फैक्ट्रीज वगैरह, रोड्स वगैरह बड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, उनकी वैल्यू बहुत होती है। जीडीपी पर हेड बड़ा तेजी से बढ़ेगा, लिविंग स्टैंडर्ड नीचे होंगे क्योंकि लोगों की चॉइस कम हो रही है।
हाँ, फ्यूचर में जब वो कैपिटल गुड्स बन चुकी होंगी, फैक्ट्रियाँ लग चुकी होंगी और वो कंज्यूमर गुड्स बनाएँगी, उस वक़्त लिविंग स्टैंडर्ड तेज़ी से बढ़ रहा होगा, जीडीपी स्लो बढ़ रहा होगा, तो अगेन उसने मिस इंटरप्रेट किया। जब कैपिटल गुड्स पे पैसा लग रहा था, उस वक़्त जीडीपी तेज़ी से बढ़ा, लिविंग स्टैंडर्ड्स लो हो रहे थे, कंज्यूमर गुड्स कम बन रही थी। बाद में कंज्यूमर गुड्स बनी, उनकी वैल्यू क्योंकि कम होती है, जीडीपी स्लो बढ़ेगा, लिविंग स्टैंडर्ड तेज़ी से बढ़ेंगे, तो ऑन टू काउंट्स जीडीपी यहाँ फेल हुआ। बात समझ आ गई बच्चों या थोड़ी सी और? आई गेस आ गई है। क्वालिटी ऑफ गुड्स, आपके मुल्क में आउटपुट बढ़ रही है, उसकी वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन क्वालिटी ऑफ दोज गुड्स एंड सर्विसेज इज लोअर, तो लिविंग स्टैंडर्ड्स गिर रहे हैं, जीडीपी ऊपर जा रहा है, अगेन जीडीपी ने मिसस्टेट किया लिविंग स्टैंडर्ड्स को। समझ आ गई बात? टीवी ज्यादा बन रहे हैं लेकिन उनकी स्क्रीन क्वालिटी अच्छी नहीं है, कलर छोड़ रहे हैं, साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड डाउन जा रहे हैं, जीडीपी ऊपर जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं। एवरीवन क्लियर ऑन दिस? नंबर 5 जी, अगर जीडीपी सेम है ओवर अ पीरियड लेकिन लोगों के पास लेजर टाइम है, तो उनके लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहे हैं, जीडीपी वो उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा, उनकी जीडीपी या उतना ही खड़ा है या स्लो बढ़ रहा है, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड ज़्यादा हो गए। मसलन यूरोप ने एक ज़माने में 50 आवर्स अ वीक वर्क होता था, बल्कि वर्ल्ड वॉर्स में उससे भी ज़्यादा, तो बाद में उन्होंने 36 आवर्स पे ले आए हैं कुछ कंट्रीज। लाइक माई वर्किंग वीक इज़ अबाउट 52 आवर्स। जो बंदा 36 आवर्स अ वीक कर रहा है उसके लिविंग स्टैंडर्ड्स मेरे से बहुत अच्छे हैं। समझ रहे हो ना? तो जीडीपी एक कंट्री का जब भी लिविंग स्टैंडर्ड मतलब कि लोग लेजर टाइम ज़्यादा एंजॉय करें, जीडीपी स्लो बढ़ेगा, लेकिन उनके लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर होंगे तो जीडीपी इस क्वालिटेटिव फैक्टर को भी अकाउंट नहीं कर सकेगा। एवरीवन क्लियर ऑन दिस जी? अच्छा, वर्किंग कंडीशंस का भी कर सकते हो बिल्कुल। एनीथिंग दैट्स करेक्ट एंड क्वालिटेटिव। या नोट जी, यहाँ तक के जो पॉइंट थे नंबर 5, ये आप नंबर नंबर 6 जो पॉइंट आ रहा है ये तभी आप यूज करोगे अगर क्वेश्चन की स्टेम स्टेटमेंट में खाली जीडीपी का वर्ड है। अगर रियल जीडीपी पर कैपिटा लिखा हुआ है तो ये क्वेश्चन पॉइंट वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब पॉइंट पहले समझ लेते हैं, जीडीपी राइज में रिफ्लेक्ट ग्रोथ, but if it was due to increase in price level, living standards may not improve, therefore we should convert gdp into real gdp। ये सबको समझ आया? इतनी चीजें बनी थी या कम बनी थी बट महंगी हो गई थी, लगा जीडीपी पर हेड बढ़ रहा है, नॉमिनल जीडीपी, लेकिन अगर उसमें से इन्फ्लेशन का इफेक्ट निकालोगे तो पता लगेगा क्या वाकई तरक्की हुई है कि नहीं। तो जीडीपी खाली जो है वो मिसस्टेट करता है, इन्फ्लेशन को हैंडल नहीं करता, ये मैं समझ जाना चाह रहा हूँ। सबको क्लियर हो गया बच्चों? ऑलराइट जी, नंबर 7, परचेजिंग पावर पैरिटी, इसमें बच्चों जी कोई क्वेश्चन था? अच्छा, परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी, ये क्या है जी? हाउ मच a sum of money can buy in different countries। मतलब $1 अमेरिका में कितनी चीजें खरीद सकता है और पाकिस्तान में कितनी, या एक सर्टेन बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमेरिका में कितनी आ रही हैं, कितने की आ रही हैं, और मलेशिया में कितने की आ रही हैं, ये है परचेजिंग पावर पैरिटी। जब नॉन ट्रेडेबल गुड्स एंड सर्विसेज जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होती, मसलन हेयर कट्स, ब्यूटिशियन सर्विसेज, डेंटिस्ट की सर्विसेज, ये हमारे डेवलपिंग कंट्रीज में बड़ी लो प्राइस पे आसानी से अवेलेबल है। आप आज भी एक अच्छा हेयर कट 500 रुपए में मेल्स का तो आराम से हो जाता है, ठीक है। जबकि वेस्ट में कनाडा में इन 2002 एंड 3 में जब था, उस वक्त भी तकरीबन 24-25 डॉलर का एक हेयर कट था। तो कितना फर्क है परचेजिंग पावर का। तो इस लिहाज से डेवलपिंग कंट्रीज के लिविंग स्टैंडर्ड्स जब नॉर्मल रियल जीडीपी पर हेड के कंपैरिजन में देखते हो बहुत लो नजर आते हैं, लेकिन जब उनको परचेजिंग पावर पैरिटी पे एडजस्ट कर देते हो तो वो उतने लो नहीं होते। कुछ बात समझ आ रही है? मसलन इंडिया, उसका जीडीपी 2016 में कोई 1600 एंड समथिंग था पर हेड डॉलर्स में, और जब उसको कन्वर्ट किया गया परचेजिंग पावर पैरिटी पे तो वो तकरीबन 4900 करीब पहुंच गया था। तो 3 टाइम्स लिविंग स्टैंडर्ड्स आर बेटर इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। समझ आ गया? ये किसी और बात है? सॉरी, मैं आपका पॉइंट नहीं समझ सका अपना अब्दुल्ला, बिल्कुल दोबारा बताएं।
नहीं नहीं, देखो देखो देखो, नहीं नहीं नहीं, जीडीपी इनकम को तो हैंडल कर रहा है ना, इनकम पर हेड तो शो कर रहा है, लेकिन ये नहीं शो कर रहा कि वो इनकम कितना कुछ खरीद सक रही है। इनकम तो लो वो ऑलरेडी शो करके आपका बता रहा है कि लिविंग स्टैंडर्ड आपका बहुत नीचे है, विच इज ट्रू। लेकिन जब परचेसिंग पावर पैरिटी बीच में डाली जाती है तो हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स उतने लो नहीं होते। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जीडीपी की लिमिटेशन शो कर रहा हूँ। डिड यू गेट इट? सॉरी। प्राइस लेवल कह लो या सर्टेन चीजें सस्ती हैं। प्राइस लेवल्स तो अगर देखा जाए तो इन्फ्लेशन हमारे मुल्कों में ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन ये जो सर्विसेज हैं ये बहुत सस्ती हैं। बाहर ये एक एक डेंटिस्ट से आप जाके करवाएं तो आपको $100 एन आवर वो चार्ज करता है, हमारे डेंटिस्ट उतने चार्ज नहीं करते। वो पर्टिकुलर सर्विसेज एंड गुड्स सस्ती हैं तो इसलिए हमारी परचेजिंग पावर पैरिटी ज़्यादा होती है, मैं ये समझा रहा हूँ। तो जीडीपी यहाँ पे मिसस्टेट कर रहा है लिविंग स्टैंडर्ड्स को। बिकॉज दीज गुड्स एंड सर्विसेज आर चीपर इन आवर कंट्रीज। चले मुझे वो एग्जांपल देनी पड़ेगी जब तभी समझ आएगा। देखो एक बंदा इंग्लैंड में रहता है, 5,000 पाउंड का, ये एग्जांपल सुन। हाँ। नहीं बेटे ऐसे ही है ना, बिकॉज हम लोग जो है एक पुअर कंट्री है तो हमारे यहाँ पे हेयर कट्स ब्यूटिशियन सर्विसेज बहुत सस्ती हैं। अमेरिका वगैरह में ये महंगी है। हाँ। बैलेंस आउट नहीं हो रहा बेटे, आप इस बात को नहीं समझ रहे, इनकम को जीडीपी ऑलरेडी हैंडल कर रहा है, कंपेयर कर रहा है, लेकिन परचेजिंग पावर को नहीं देख रहा। मतलब जो बंदा, जो पाकिस्तान का जीडीपी आजकल $4,700 अ ईयर है, अमेरिका में $4,700 पर ईयर वाला इंतहाई गरीब आदमी है। हमारे वाला फिर भी कुछ ना कुछ गुजारा कर रहा है, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लिविंग स्टैंडर्ड्स आर लिटिल बिट बेटर। नहीं समझ आ रहा? चलिए लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। इनकम वाला कॉन्सेप्ट आपका ठीक करते हैं। एक आदमी है जो इंग्लैंड में 5,000 पाउंड अ मंथ कमा रहा है, ठीक है। दूसरा है जो पाकिस्तान में 5,000 पाउंड का इक्विवेलेंट कोई 18 1 लाख रुपए कमा रहा है पर मंथ, ठीक है। किसके लिविंग स्टैंडर्ड्स बेहतर होंगे आपके ख्याल में? क्योंकि वो बहुत सारी चीजें अफोर्ड कर सकेगा, गाड़ियां ज्यादा ले सकेगा, सर्वेंट्स रख सकेगा। इंग्लैंड वाला बेसिक 3 बेडरूम हाउस है, कोई सर्वेंट नहीं, एक गाड़ी है। फॉलो कर रहे हो? ये फर्क है। परचेजिंग पावर पैरिटी यहाँ पे प्ले कर रही है अपना रोल। गुड 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 गुड। एनीवन स्टिल एनी क्वेश्चंस? ओके जी, अब हमने कहना है कंसिडरिंग द अबव पॉइंट्स वी नीड टू यूज अदर मेजर्स सच एज एच टी आई, न्यू म्यू, एम पी आई। क्या दोबारा रिवाइज करवाऊं या कर सकते हैं उनको? हम क्वालिटेटिव मेजर, सॉरी, आ गया। इवैल्यूएशन समझ लेते हैं। इट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम अबव डिस्कशन दैट जीडीपी इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और मॉनेटरी वेलफेयर, but other qualitative measures need to be used alongside GDP to include wider perspective. Hence, a combination of quantitative GDP and qualitative indicators gives us a better comparison of living standards. समझ आ गया मेरे बच्चों? ओके, अब पास्ट पेपर क्वेश्चन तो इसके देखिएगा। रिपीट, डिस्कस द एक्सटेंट टू विच जीडीपी इज अ यूजफुल मेजर ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स। ये पूरा आप उसका आंसर पढ़ के आए। पहले जीडीपी को डिफाइन किया, एक पैराग्राफ उसके हक में दिया, फिस्कल डिविडेंड, एम्प्लॉयमेंट, इनकम ज्यादा होती है, कंट्री के हालात बेहतर होते हैं, बट कहाँ कहाँ जीडीपी मार खा रहा है, मुझे रिवाइज करवाओ। कहाँ कहाँ उसकी वीकनेसेस थी? हिडन इकोनॉमी, दूसरा उसी के अंदर कुछ और था, डू इट योरसेल्फ एक्टिविटी। जी जी बोलें। सब्सिस्टेंस इकोनॉमी वाला मिस कर जाता है, और बताएं।
क्वालिटी वगैरह नहीं शो करता, बिल्कुल सही है। कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी, मिलिट्री गुड्स बन रही हैं तो लिविंग स्टैंडर्ड्स नीचे हैं, जीडीपी ऊपर जा रहा है। समझ गया ना, पीपीपी तक लेके आना है, इससे पूरा आंसर देना है। समझ आ गई? अब जरा दूसरा क्वेश्चन, बिल्कुल ऑलमोस्ट दूसरा देखिए, डिस्कस व्हाई अल्टरनेटिव टू जीडीपी आर इंक्रीजिंगली यूज्ड टू मेजर द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। अगेन जीडीपी को डिफाइन किया, उसका कुछ बेनिफिट, फिर ये सारी प्रॉब्लम्स, इसलिए हम अल्टरनेटिव मेजर्स एचटीआई जो कि हेल्थ को भी दिखा रहा है, एजुकेशन को भी, एमपीआई जो हेल्थ एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड सब दिखा रहा है, न्यू म्यू जो जीडीपी को बेहतर कर रहा है, एक्यूरेट कर रहा है, उनको प्रेफर करेंगे, फिर वो साथ साथ इवैल्यूएशन आ जाएगी ये क्यों बेहतर है जीडीपी से। समझ आ गया मेरे बच्चों? बिल्कुल देंगे बेटे, इवैल्यूएशन सबकी करनी होती है। इसका क्या ड्यूटी जी, सॉरी सॉरी, कम अगेन। नहीं 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 नहीं, यही तो मजे की बात है, नई मार्क्स स्कीम में लिमिटेशंस को ही इवैल्यूएशन मान लिया गया है और एंड पे कंक्लूजन बस रिक्वायर्ड है, ये आसान हो गया काम। नहीं, ये कंक्लूजन देना पड़ेगा, 3 to 4 मार्क्स आपके इसके हैं, ये जो एंड पे मैंने दिया ना। एक, नहीं देखो इसमें मैंने ड्रॉबैक्स को नहीं किया, मैंने कहा है कि इट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम आवर डिस्कशन जीडीपी इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वेलफेयर, बट ये पूरा लाइफ के क्वालिटी को नहीं बता पाता, तो हमें अदर मेजर्स जो क्वालिटेटिव नेचर के हैं वो यूज करने पड़ते हैं, तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटेटिव जीडीपी एंड क्वालिटेटिव इंडिकेटर्स गिव्स अस अ बेटर कंपैरिजन ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स। समझ आ गया? दोबारा सारे वो पॉइंट्स लिखने का फायदा नहीं है, एक उसका फाइनल कंक्लूजन जो आप जवाब दो, स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दो, वो है इवैल्यूएशन, आखिरी वाली कंक्लूजन, ठीक है? कंफ्यूज लग रहे हो बच्चों? इसमें आसान क्वेश्चन है हालांकि, बताइए मुझे कहाँ मसला आ रहा है। ओके, लेट्स सी नाउ थर्ड क्वेश्चन। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट्स टू मेजर चेंजेस इन लिविंग स्टैंडर्ड्स both within and between countries. Although some have been more useful than others, none of these alternative measures had produced a sufficiently accurate indicator of change in living standards. How far do you agree with this statement? सारा मसाला वही है, सिर्फ क्वेश्चन के साथ थोड़ा सा एग्री करवाना है या डिसएग्री करवाना है। सबसे पहले आप क्या बताओगे लिविंग स्टैंडर्ड्स के? इंसान ने बहुत सारे मेजर्स बनाए हुए हैं जिसमें जीडीपी पर हेड भी है, रियल जीडीपी पर हेड भी है, आपका क्या उसका नाम है, न्यू म्यू भी है, एच डी आई भी है, एम पी आई भी है, ठीक है? अब उन सब के फायदे नुकसान, अगेन क्वेश्चन वही है, सिर्फ पहले लिविंग स्टैंडर्ड के इंडिकेटर्स को सारों को इंट्रोड्यूस करा दिया, सबके फायदे नुकसान, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्योंकि उसने वर्ड बिटवीन कंट्रीज का है, तो जब आप हिडन इकोनॉमी का पॉइंट दें, आप कहें यहाँ लिविंग स्टैंडर्ड्स इन डेवलपिंग कंट्रीज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गुड लॉ एप्लीकेशन, लॉलेसनेस, उधर हिडन इकोनॉमी बहुत होती है, तो लिविंग स्टैंडर्ड्स आर हायर देन व्हाट जीडीपी शोज। समझ रहे ना? बिटवीन कंट्रीज यहाँ हैंडल हो जाएगा। विद इन कंट्री की बात करें, ओवर टाइम जीडीपी के राइज की बात करें, कुछ समझ रहे हैं? थोड़ा सा इसको कस्टमाइज करना पड़ेगा। let me actually give it to some of you. Let's say purchasing power parity वाला point developed मतलब high income and low income countries के हिसाब से, जरा कोई बच्चा मुझे एक्सप्लेन करे, ऊंचा बोले जरा। बहुत अच्छे। कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज? नहीं नहीं, इस तरह नहीं, कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज? नॉन ट्रेडेबल वंस। हाँ, बोले रायन। हाँ, जब उनको, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, जब उनको परचेजिंग पावर पैरिटी पे एडजस्ट किया जाता है तो पिक्चर चेंज हो जाती है। इसका एक इंटरनेशनल डॉलर में इसको कन्वर्ट करते हैं, आम डॉलर में इंटरनेशनल डॉलर जो परचेजिंग पावर पैरिटी को एडजस्ट कर चुका होता है। तो समझ आ गया, इस तरह करके आप इसकी रिपोर्ट बनाएंगे। कोई क्वेश्चन बच्चों?
हाँ, बिल्कुल, वही मैं आज भूल गया हूँ दोबारा लिखवाना। एक कंट्री में जीडीपी बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, लेट्स से एक डेवलपिंग कंट्री में, इंडिया में, चाइना में, लेकिन बदले में शदीद एक्सटर्नल कॉस्ट्स हो रही हैं, पोल्यूशन, कंजेशन वगैरह, तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड नीचे जा रहा होगा, जीडीपी ऊपर जा रहा होगा। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ में आम तौर पे एक्सटर्नैलिटीज़ कम होती हैं, वो ग्रीनर प्रोडक्शन यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनका जीडीपी बेशक इतना ऊपर ना जा रहा हो, उनके लिविंग स्टैंडर्ड ज़्यादा ऊपर होते हैं। ये भी एक इंटर कंट्री कंपैरिजन है। अच्छा, मुझे लेट्स से महिरा, आप मुझे इसमें बताएं, ये जो हमारा होता है यू नो टाइप ऑफ गुड्स मेड, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, इसको जरा कंपेयर करो डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज में। हम किस तरह की गुड्स के ऊपर ज़्यादा पैसा लगा रहे होते हैं जिसकी वजह से लिविंग स्टैंडर्ड नीचे हो रहे होते हैं, और डेवलप कंट्रीज आम तौर पे किस तरह की चीज़ों पे लगा रहे होते हैं जिससे लिविंग स्टैंडर्ड ज़्यादा होते हैं उनके। यस, शाबाश शाबाश, सही जा रहे हो। नहीं नहीं, पर कैपिटा ज़्यादा हो रहा होता है, लेकिन चीज़ें क्योंकि कंज्यूमर गुड्स नहीं बन रही, डेवलपिंग कंट्रीज का लिविंग स्टैंडर्ड लो हो जाता है। जैसे हमारे बजट का भी एक मेजर चंक मिलिट्री पे लग रहा है, हमारे रिलेशनशिप खराब है, लेकिन कंपेयर टू अ कंट्री विच हैव गुड रिलेशनशिप विद इट्स नेबर्स, उसको ज़्यादा पैसा कंज्यूमर गुड पे लगाने का मिल जाता है। समझ आ गई बात? कैन यू गाइस एडजस्ट दिस मच बिटवीन कंट्रीज? अगर वो कहें जीडीपी, डिस्कस इफ जीडीपी इज अ गुड मेजर ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स, कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज ओवर टाइम, तो उसमें ओवर टाइम का वर्ड आ गया है। आप इसका कहेंगे इफ ओवर टाइम इन सम डेवलपिंग कंट्रीज हिडन इकोनॉमी इज राइजिंग, the living standards will be rising but GDP will be not showing. Whereas in developed countries, if hidden economy is falling and GDP is not rising that much, it's again a misrepresentation because living standards are falling. समझ आ गई बात? इस तरह करके एडजस्ट कर सकते हो। ओके ओके, तो दिस इज द मेन क्वेश्चन, इसी का मैंने सोल्यूशन भी यही लगाया हुआ है। इसको बहुत अच्छी तरह कीजिएगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का टाइम थोड़ा कम है, थोड़ा स्टार्ट कर लेते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट पार्ट टू। इसमें आम तौर पे जो क्वेश्चन होता है वो पूछते हैं आपसे, कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई इनकम एंड लो इनकम कंट्रीज। मैंने यहाँ पे डेवलप्ड एंड डेवलपिंग लिखा हुआ है, लेकिन नई टर्म्स अब हाई इनकम कंट्रीज, लो इनकम कंट्रीज ये हो गई हैं, मिडिल इनकम, अपर मिडिल इनकम, इस तरह की उन्होंने क्लासिफिकेशंस कर दी हैं। तो हमारे पास इनके कैरेक्टरिस्टिक्स या कंपैरिजंस के लिए 6-7 पॉइंट यहाँ पे हैं। लेट्स से 20 मार्क का क्वेश्चन आता है कि डिस्कस हाउ कंट्रीज आर कैटेगराइज्ड इनटू हाई इनकम एंड लो इनकम कंट्रीज। तो ये उसका आंसर है। सबसे पहले उसके अंदर आप हाई इनकम कंट्रीज यानी डेवलप्ड कंट्रीज को डिफाइन कर दोगे। दे यूजुअली हैव अ हाई रियल जीडीपी पर कैपिटा, हाई वैल्यू ऑफ एचडीआई, लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, वेरी हाई एजुकेशनल लिटरेसी रेट, इस तरह की बात करते हो, लो डिपेंडेंसी रेशो। डेवलपिंग कंट्रीज ऑन द अदर हैंड हैव लो रियल जीडीपी पर कैपिटा, एचडीआई की वैल्यूज लो हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, डिपेंडेंसी रेशियो बहुत है। आसान सा है, उनके सिर्फ उसके कैरेक्टरिस्टिक उठा के डेफिनेशन बनानी है, सब बना सकते हैं। जी जी बेटे। ओके, लेट्स मूव टू पहला कैरेक्टरिस्टिक। मैं कहूँगा कि अगर आप इसको यूज़ करें तो पहले दो को मर्ज कर दें, ताकि ज़्यादा अच्छा सॉलिड पॉइंट बने इंस्टेड ऑफ जस्ट अ स्मॉल लिस्टेड पॉइंट। अकॉर्डिंग टू लेवल्स ऑफ इनकम, countries can be categorized according to levels of income. High income countries usually have high GDP per head. According to one classification of IMF, 12,376 डॉलर्स पर ईयर से ऊपर अगर आपकी एवरेज इनकम है तो आप एक डेवलप्ड कंट्री हैं। और जो अपर मिडिल इनकम है वो 4,000 और 12,775 डॉलर, $375 के बीच में है। लो इनकम कंट्रीज जो हैं उनकी 1026 और 4000 के बीच है। और जो बहुत ही लेस डेवलप्ड है लो इनकम कंट्रीज, उनकी 1025 से नीचे। ये अगर याद कर लें तो रियली ऐड या कम से कम बॉल पार्क फिगर दे दें। द कंट्रीज विद हाई जीडीपी per head, for example, more than 12,000 are considered high income countries, whereas those
between 4,000 and 12,000 are considered middle income. Those between 1,026 and 4,000 low income, and those below 1,025 are considered very poor low income countries. समझ आ गया? रीजन फॉर दिस इज, अब इसको लिंक करें दूसरे के साथ ही, developing countries या less developed countries, low income countries rely more on primary sector for jobs and income provision. दैट मीन्स उनकी इनकम्स कम होंगी क्योंकि ये सेक्टर जरा अनप्रोडक्टिव होते हैं, प्राइमरी गुड्स की वैल्यू इतनी नहीं होती, सो प्राइमरी सेक्टर से अर्निंग भी आपको कम आती है। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जरा रिलेटिवली ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, वो सेकेंडरी सेक्टर पर रिलाई कर रहे हैं, इसलिए उनकी इनकम 4,000 से 12,000 के बीच में। जो हाईली डेवलप्ड कंट्रीज हैं दे रिलाई मोर ऑन टर्शियरी सेक्टर एंड देयर इनकम्स बिकम मोर देन 12,300। समझ रहे हैं? दोनों को लिंक कर दें बस, ताकि एक ही पॉइंट आपका ज़्यादा वैलिड बन जाए। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे बच्चों? ओके, लेट्स मूव ऑन टू सेकंड पॉइंट। इसमें है हमारे पास क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, और इसमें हम कुजनेट कर्व भी रिवाइज करेंगे। मैं बार बार डेवलपिंग लिखता गया हूँ आदत के मुताबिक। हाई इनकम कंट्रीज यूजुअली हैव uneven distribution of income and wealth due to unequal opportunities, large inheritances for some families। उसके ऊपर से ये प्रॉब्लम क्यों ज्यादा हो रही है? ड्यू टू हाई इन्फ्लेशन। अब पाकिस्तान में भी इन्फ्लेशन है तो इनकम गैप्स बढ़ना शुरू हो गए। जिनके पास एसेट्स थे वो अमीर होते गए, जिनकी फिक्स्ड इनकम थी वो गरीब होते गए। सो वाइल जो हाई इनकम कंट्रीज हैं उनकी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, स्टेबल प्राइस लेवल्स हैं, इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, हैवी इनहेरिटेंसेस वगैरह नहीं है। ये हो गया कुजनेट कर्व के मुताबिक। इनकम्स आर मोर फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड व्हेन अ कंट्री इज लेस डेवलप्ड। लो इनकम कंट्रीज में इनकम ज्यादा फेयरली डेवलप्ड होती है क्योंकि सारे वर्कर्स ही प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी में हैं, मेजॉरिटी सिमिलर इनकम्स हैं, फिशर्स, माइनर्स वगैरह की। जबकि कंट्री जब डेवलप होता है तो वो सेकेंडरी सेक्टर में कुछ वर्कर्स ट्रेनिंग ले लेते हैं और कुछ प्राइमरी में रह जाते हैं, तो उनके इनकम गैप्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। फिर जब कंट्री फुली डेवलप्ड हो जाता है, सारे वर्कर्स मेजॉरिटी जो है वो टर्शियरी सेक्टर डिपेंडेंट होते हैं, बैंकर्स, ट्रांसपोर्टर्स, इंश्योरेंस एजेंट्स वगैरह, तो अगेन उनकी इनकम्स सिमिलर होना शुरू होती है, सारे ज़्यादा अर्न कर रहे होते हैं, वाइडनिंग ऑफ गैप्स कम हो जाती है। उस नेट कर्व देख लें, जीनी कोएफिशिएंट मेजर करता है इनकम इनक्वालिटी को। जितना ये जीरो के पास उतनी परफेक्ट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, जितना वन के पास उतनी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब कंट्री रियल जीडीपी कम थे यानी लो इनकम कंट्रीज थे तो वहाँ पे 0.25 था, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन फेयर थी। फिर जब वो डेवलप होना शुरू हुए, कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चले गए, सेकेंडरी सेक्टर एडवांस हुआ, तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा अर्न करना शुरू हो गए, बाकी प्राइमरी वाले कम अर्न किया, तो गैप्स बढ़ गए। फिर जब सारे ही टर्शियरी सेक्टर में आ गए, सिमिलर इनकम्स हो गई, अगेन इनकम गैप्स 0.25 पे आके कम हो गए। सारा नीचे एक्सप्लेन्ड है। कोई कंफ्यूजन बच्चों? कुजनेट कर्व 100% क्लियर? नहीं बेटे, एक थ्योरी है, इसको तो काफ़ी दफ़ा चैलेंज भी किया जा चुका है। अगेन थ्योरीज इकोनॉमिक्स में उनके वीकनेसेस भी हैं, तो हम इस वक्त फिलहाल सिर्फ, क्योंकि पॉइंट वाज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम कुजनेट कर्व साथ में यूज़ कर लिया। तो अब आपके पहले तीन में से हमने दो वेल एक्सप्लेन्ड डिफरेंसेस बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज या हाई इनकम एंड लो इनकम कंट्रीज निकाल ली अकॉर्डिंग टू लेवल्स ऑफ इनकम, और फिर प्राइमरी सेकेंडरी रिलायंस। नहीं, तीसरा किया था वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, डेवलप में ज़्यादा फेयर होती है और लेस डेवलप में अनफेयर होती है, इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, इनहेरिटेंसेस लार्ज होती हैं, महंगाइयाँ होती हैं। समझ गए? तो ये तीन पॉइंट आपके बन गए। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? अब मुझे बताएं, शेयर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड जरा लंबा सा है, ये कल करा दूं या आज ही? नहीं, छोटा सा है, अरे आज ही कर लेते हैं, क्या कहते हैं? अर्बनाइजेशन तक कर लेते हैं, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर बहुत लंबा है, इसको बाद में कल करते हैं। सो लेट्स गो टू शेयर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब अगेन ये थ्योरेटिकल है, इस वक्त इंटरनेशनल ट्रेड को चंद डेवलपिंग कंट्रीज, ये ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स कंट्रीज डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन थ्योरेटिकल हम ऐसे ही करेंगे। लेस जो अर्निंग कंट्रीज है, लो इनकम का वर्ड यूज कीजिएगा, लो इनकम कंट्रीज जनरली टेंड टू एक्सपोर्ट लो वैल्यू प्राइमरी गुड्स, मसलन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह। तो हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं बड़ी सस्ती हैं, एंड वी इंपोर्ट सेकेंडरी गुड्स, कार्स, टेक्नोलॉजी या फिर हाई वैल्यू सर्विसेज लाइक एजुकेशन। तो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड में शेयर कम हो रहा होता है बिकॉज आर एक्सपोर्ट्स आर चीपर लो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स
रॉ प्रोडक्ट्स प्राइमरी सेक्टर की थोड़ी पैसों वाली, और जो मंगवा रहे हैं गाड़ियां वगैरह, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन वगैरह, वो बड़ी एक्सपेंसिव है। सेकेंडली, हम क्योंकि फार्मिंग बेस्ड हैं, लो इनकम कंट्रीज, पीडी हमारी बड़ी इलास्टिक है क्योंकि ये नेसेसिटीज हैं। दूसरे नंबर पे पीईएस हमारी वो भी सप्लाई जो है वो बड़ी वल्नरेबल है। किसी साल अच्छी फसल हो गई, किसी साल बुरी हो गई, वेदर डिपेंडेंट एंड ऑल दैट। सो ये इनकी जो पीडी एंड पीईएस है वो भी हमारे हक में नहीं जाती। फार्मर्स की इनकम्स ऊपर नीचे होती रहती हैं। समझ आ गई बात? तो अगेन इसलिए भी हम इंटरनेशनल ट्रेड में मार खा रहे हैं, लो इनकम कंट्रीज। परवेश सिंघल नाम के इकोनॉमिस्ट का हाइपोथेसिस था कि हमारी टर्म्स ऑफ ट्रेड यानी रिलेटिव प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स विल गो अगेंस्ट अस। क्यों? दुनिया में वर्ल्ड वाइड इनकम्स बढ़ रही हैं, तो डिमांड किन चीज़ों की बढ़ रही है? लग्जरीज की, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की, सर्विसेज की। तो ये कौन बना रहे हैं? डेवलप्ड कंट्रीज, हाई इनकम कंट्रीज। उनकी प्राइसेस बढ़ेंगी। जबकि हम प्राइमरी गुड्स बना रहे हैं जिनकी डिमांड इनकम इनलास्टिक है, इनकम बढ़ने के बावजूद इतनी डिमांड नहीं बढ़ेगी, तो हमारी प्राइसेस स्लो बढ़ेंगी। तो बेसिकली हमारी टर्म्स ऑफ ट्रेड फ्यूचर में हमारे खिलाफ जाएंगी। समझ आ गई बात बच्चों? कि प्राइमरी गुड्स की प्राइसेस स्लो बढ़ेंगी और टर्शरी एंड सेकेंडरी गुड्स की प्राइसेस ज़्यादा बढ़ेंगी, तो हमारी टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारे खिलाफ हो जाएंगी। एवरीवन क्लियर ऑन दिस? चलिए, मेरा तोता भी बहुत शोर मचा रहा है, यही खत्म कर लेते हैं और पांचवें पॉइंट से हम कल स्टार्ट करेंगे। जी बेटे, बिजनेस पढ़ाए हुए इतना अरसा हो गया कि आई विल बी मिसलीडिंग यू गाइस। अब मैं क्या कह सकता